हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है 3DGS वाला चैनल पर। आज से हम लोग हिस्ट्री चालू करेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे कि दोस्तों आप लोग को आइडिया होगा कि चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी, सब में अच्छे तरीके से पूछा जाता है और ये स्कोरिंग भी होता है अगर आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो। इसलिए आज हम लोग सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत करेंगे। और शुरुआत से पहले दोस्तों, जैसे कहीं आप जा रहे हैं या कहीं डेस्टिनेशन पे, आपको सबसे पहले उसका मैप आइडिया होना चाहिए। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट का मैप उसका होता है सिलेबस। सबसे पहले आज हम लोग उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस में कौन कौन से मेन स्तंभ हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है अब तक, ये इसका कहा जाए कि पिलर्स है, मॉडर्न हिस्ट्री के पिलर्स है। मॉडर्न हिस्ट्री के अगर आप पिलर्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा कि 5 अंधों की कहानी, जो हाथी को अलग अलग तरीके से छूते हैं और अपना आइडिया प्रदान करते हैं। लेकिन आज हम लोग हाथी को एक साथ छूने का प्रयास करेंगे, या मॉडर्न हिस्ट्री को एक 30 या 40 मिनट के वीडियो में हम लोग एक पूरा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं चीज़ों से। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले दोस्तों यूरोपियों का आगमन से लेकर के हम लोग चालू करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक वो पूरा एक खाका हम खींचने का प्रयास करेंगे। एक लंबी यात्रा है, आप लोग सहयोग करिएगा। सबसे पहले हम लोग यूरोपियों का आगमन पढ़ते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसे कहा जाता है पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद फिर अंग्रेज आए, फिर उसके बाद डेनिश आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए। ये दोस्तों एक क्रम है, इसी क्रम में ये लोग आए हैं। मैं इसमें आपको डेट वगैरह नहीं दे रहा हूँ, वैसे आप उलझ जाएंगे। अभी मैं आपको ये सिलेबस का आइडिया बता रहा हूँ। ये क्रम आपको याद रखने से आसानी ये होगी दोस्तों कि क्रम भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। उसके बाद इनका आने का क्रम होगा, फिर आए हैं तो जाएंगे भी। इनका जाने का भी क्रम हम लोग देखेंगे विस्तार से जब हम लोग पढ़ेंगे। जाने का क्रम, इनके कौन कौन से स्थल थे जहाँ इन्होंने व्यापार अपना कहा जाए कि स्थापित करने के लिए स्थल चुना। जैसे कि अंग्रेजों कहा जाता है सूरत सबसे पहला स्थान था, और दूसरा पुर्तगालियों से अंग्रेजों का क्या कन्फ्लिक्ट हुआ, ये लोग आपस में कन्फ्लिक्ट भी करेंगे दोस्तों। यहीं से सब मेन जड़ चालू होती है। अंग्रेज पहले आता है तो व्यापार करने, या कोई भी यूरोपीय जो होता है व्यापार करने आता है। वो आगे आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कर्नाटक युद्धों में। इसको कहा जाता है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ये दोस्तों 3 युद्ध हुए हैं इनके आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में। इसके अंतर्गत फर्स्ट युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में भिड़ते हैं। इसमें कर्नाटक के नवाब का भी रोल आता है, आप लोग बाद में पढ़ेंगे। इसमें एक बाद में युद्ध होता है, फिर एक संधि पर जाके ये समाप्त होता है, एक्स ला सैपल होगा। इसके बाद सेकंड वार होता है। ये भी दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी ही होते हैं इसमें, लेकिन जिसको कहा जाए मेन पार्टी इंडियन होती है। इसमें उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, ये लोग बिचौलिए का काम करते हैं, उत्तराधिकार संघर्ष। अब आप दोस्तों देखेंगे पहले तो व्यापारी थे, पहले हाँ शुरुआत में व्यापारी थे, लेकिन अब ये लोग युद्ध में भी संलग्न होने लगे, और भारतीय युद्धों में, भारतीय मामलों में। इसके बाद थर्ड वार आता है आंग्ल फ्रांसीसी का। थर्ड वार जिसको कहा जाए वांडीवास। वांडीवास युद्ध दोस्तों जो होता है ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से हार हुई। फ्रांसीसियों के हार होने से सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों को ये हुआ, अंग्रेज अब यूरोपियों का कोई चैलेंज अंग्रेजों के सामने नहीं रह गया, तो अंग्रेज की एक मोनोपोली ये कहा जाए पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में चलेगी। इसके बाद कहीं इक्का दुक्का आप देखेंगे, जैसे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा कर पांडिचेरी तक सीमित कर दिया, पुर्तगालियों को वो हराते, जिसे तक्कोलम युद्ध बोला जाता है, इनको गोवा तक सीमित कर दिया। और डेनिश जो होते हैं अंग्रेजों को अपनी ज़मीन बेचकर चले जाते हैं, और डच को साउथ ईस्ट एशिया में
जैसे बेडारा का युद्ध होता है डच और अंग्रेज के बीच में, जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको डच और अंग्रेज के बीच में जो युद्ध होता है उसमें डचों को साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ये लोग ढकेल देते हैं अंग्रेज लोग, और बाद में जो इंडियन टेरिटरी होती है उसको गेन कर लेते हैं। इतने से आप लोगों ने ये आइडिया लगाया होगा दोस्तों कि यहाँ अंग्रेज अब अकेले बचे हैं, कोई यूरोपीय शक्ति उनके सामने नहीं रह गई युद्ध करने के लिए। अब अंग्रेजों का अगला निशाना क्या होगा दोस्तों? अगला निशाना भारतीय रियासतें होंगी या भारतीय राज्य होंगे छोटे छोटे, इसलिए कहा जाता है अब अंग्रेज भारतीय रियासतों के साथ अपना युद्ध प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण के लिए या एक नीति अपनाई, जिसको कहा जाए कि वहाँ सबसे पहले उन्होंने प्लासी आप लोग पढ़ेंगे विस्तार से। प्लासी एक युद्ध होता है, प्लासी युद्ध में दोस्तों एक षड्यंत्र इन्होंने अंग्रेजों ने रचा था। प्लासी में जो कहा जाए कि वहाँ के नवाब के खिलाफ उसके सेना को ही भड़का के अपने पक्ष में ले लिया और वह एक कठपुतली सरकार बैठा दिया, नवाब को बैठा दिया। दूसरा युद्ध होता है इसी बंगाल के क्षेत्र के लिए, जिसको कहा जाए बक्सर। बंगाल पर ये लोग विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ का जो पैसा होता है, यहाँ का पैसा अब लूटते हैं। इसमें द्वैध शासन प्रणाली भी लागू करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे नीतियों में क्या क्या होता है। द्वैध शासन से ये लोग पैसा यहाँ से कमाएंगे और उस पैसे का यूज मैसूर, सिंध, पंजाब, अवध, मराठा आदि रियासतों को हड़पने में किया जाएगा या युद्धों में किया जाएगा। बंगाल के बाद मैसूर, सिंध, पंजाब, अवध, मराठा, ये दोस्तों अभी तो हमें लगता है 6 राज्य होंगे या 6 टेरिटरी है। ये आज का बंगाल, इसमें उड़ीसा था, बिहार था और बंगाल था। मैसूर में लगभग साउथ का रीजन आता था। सिंध जो आज का पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिमी भारत है, उसको उन्होंने कब्जाया। पंजाब उत्तरी सीमा है, पंजाब उत्तरी सीमा, अवध मिडिल, और मराठा जो कहा जाता है महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र मराठा में शामिल था। इस तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों, ये क्षेत्र लगभग 70% के करीब था भारतीय उपमहाद्वीप का। भारतीय उपमहाद्वीप का इन्होंने 70% कब्जा लिया। इस कब्जाने के लिए इन्होंने कई नीतियां अपनाई दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। एक सहायक संधि प्रणाली होती है, व्यापक तरीके से लगाया था, चालू तो डुप्ले ने किया था। वेलेस्ली एक प्रयोग किया, वो प्रयोग बहुत सफल हुआ। जैसे कई राज्यों के साथ या कई रियासतों के साथ उसने सहायक संधि प्रणाली साइन की, उसके बाद उन्होंने रियासतों पर अपना कब्जा कायम किया। और डलहौजी की दोस्तों, डलहौजी के हड़प नीति जिसको कहा जाए, ये सबसे खतरनाक साबित हुआ इंडियंस के लिए। 1.5 साल के अंतर्गत ये भारत के बहुत बड़े भूभाग पर, जिसे कहा जाए अवध, झांसी या कई और टेरिटरी को इन्हें कब्जाया। और हड़पा सिर्फ हड़पने के लिए इन्होंने एक बहाना बनाया, जिसको कहा जाए युद्ध भी नहीं यहाँ लड़ा इसने, बहाना बनाया जिसके वारिस ना हो या जिस राजा के पास वारिस ना हो उसका राज अंग्रेज अपने सीमा में मिला लेंगे। तो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे इन सब बारे में। अभी मैं एक ब्रीफ कर रहा हूँ छोटे रूप में। इसके बाद अंग्रेजों की अन्य नीतियाँ, अंग्रेजों को अब अंग्रेजों का अगर मोनोपोली हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, अंग्रेज अपने मन माने तरीके से नीतियाँ बनाएंगे। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है, नीतियाँ कोई भी हो दोस्तों, सब अंग्रेज अपने हित के लिए बनाएंगे। सिर्फ दिखाएंगे कि हो सकता है कि भारतीयों का इसमें लाभ हो, लेकिन मेन इनका पर्पज होगा कि अंग्रेजों को लाभ कैसे मिले। उसके लिए इन्होंने बहुत तरीके की नीति अपनाई, जैसे कि दोस्तों ब्रिटिश प्रशासनिक संरचना एवं नीति के अंतर्गत हम लोग सबसे पढ़ेंगे द्वैध शासन। द्वैध शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक। ये द्वैध शासन क्या होता है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, कैसे इसमें अंग्रेजों का रोल होता है, कैसे नवाबों के लोग उत्तरदायित्व का रोल सौंपते हैं, एक नीति ये लागू करते हैं। फिर देशी रियासतों के प्रति नीति इनकी अलग तरीके की होती है। जैसे देशी रियासतों के प्रति नीति के लिए इन्होंने एक बटलर समिति भी बनाई थी, इस पर क्वेश्चन भी पूछा है। बटलर समिति, बटलर समिति के माध्यम से इन्होंने देशी रियासतों पर अपना शिकंजा कसा, या कहा जाए उनको अपने तरफ मिलाने का या लालच देने का प्रयास किया था। इसके बाद हम लोग अंग्रेजों की नीतियों के अंतर्गत ही सिविल सेवा, पहले इसको ICS बोला जाता है, इंडियन
सिविल सर्विस, ICS। और उसके बाद इन्होंने न्यायिक व्यवस्था का भी यहाँ पर शुरुआत की, या जमीन जायदाद का झगड़ा बढ़ा तो उसके लिए न्यायिक व्यवस्था भी चालू किया। इसको कहा जाता था कानून का शासन, कानून का शासन। ये तो दोस्तों सिर्फ कहने का था कानून, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कैसे अंग्रेज लोग अपने लिए कानून को तोड़ मरोड़ सकते थे। इसके बाद हम लोग उपनिवेशवाद एवं भारत पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद का अर्थ यहाँ दोस्तों एक टर्म है। उपनिवेशवाद का अर्थ है कि कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर अपना आधिपत्य जमाता है, जिसमें उसकी भूभाग पर, उसकी समाज पर, उसकी संस्कृति पर वो अपना आधिपत्य जमाता है। कि ये सब जैसे कि इन्होंने पूरे भारत टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, शासन अपने हिसाब से चलाने लगे। फिर आर्थिक नीति जो होगी, आर्थिक नीति में ये लोग अपना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंडिया से कमाना चाहेंगे और इसको अपने देश इंग्लैंड तक भेजना चाहेंगे। आर्थिक नीतियों में भी कई प्रकार की इन्होंने नीतियाँ अपनाई। जैसे सबसे पहले कहा जाता है व्यापार। शुरुआत में तो व्यापारी ही बनकर आए थे दोस्तों। व्यापार का मतलब ये होता है भारतीय मार्केट में सामान ये लोग खरीदते थे और यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचते थे। और ये इसलिए शोषण भी होता था दोस्तों, यहाँ बहुत कम या सस्ते दाम पर खरीदते थे और यूरोप में बेचते थे। औद्योगिक नीति में दोस्तों ये होता है, औद्योगिक नीति में पासा पलट गया। औद्योगिक नीति ये होती है, उस दौर में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। अब सामान इंडिया से नहीं, इंग्लैंड से सामान आने लगा। इंग्लैंड से सामान इंडियन मार्केट में पाट दिया गया, जिसको कहा जाएगा डंप कर दिया गया। इसके बाद तीसरा आता है वित्तीय नीति। वित्तीय नीति के माध्यम से ये लोग भारत में निवेश करेंगे। निवेश के माध्यम से जैसे इंफ्रा हुआ, रेलवे हुआ, बनाने का काम करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या इनका मोटिव था। इसके आगे का फिर आता है भू राजस्व नीतियाँ। भू राजस्व नीतियाँ के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने किसानों से जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया। इन सब बंदोबस्त में दोस्तों इनका ध्येय भले ही परिवर्तन होता रहा, लेकिन इनका मेन लक्ष्य जो था वो आर्थिक लाभ ही रहा, इसलिए कभी किसानों का भला नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण, इसको कहा जाए कि नगदी फसलों पर बल दिया। नगदी फसल का मतलब ये होता है दोस्तों, नील या गन्ने का उत्पादन करवा कर इंग्लैंड में भारी डिमांड थी और बेचते थे। दूसरी तरफ ये जबरदस्ती वाणिज्यीकरण हुआ था दोस्तों। वाणिज्यीकरण होने से यहाँ किसानों को ये होने लगा, उनको जो खाने के लिए अपना फसल पैदा करते हैं उसमें कमी आई और सामान लाने ले जाने के लिए रेलवे का विकास किया। फिर भारतीय विद्युतीकरण भी हम लोग पढ़ेंगे। रेलवे का विकास से भारतीय विद्युतीकरण कैसे होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। विद्युतीकरण मतलब भारत के उद्योग नष्ट हो गए। उद्योग नष्ट होने का मतलब हमने अभी बताया दोस्तों, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति मतलब वहाँ सामान बहुत जल्दी या बहुत कम रुपए में बनने लगे और भारतीय जो होते थे कलाकार, हथकरघा या हाथ से बनाने वाले होते थे, इसलिए उनके सामान के टक्कर में वो टक्कर नहीं ले पाए। बाद में इसका प्रभाव ये होता है कि ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अंग्रेजों की ये देन है दोस्तों भारतीय औद्योगिकरण। इसके बाद आता है अंग्रेजों की अन्य नीतियों के अंतर्गत ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के अंतर्गत दोस्तों ये कुछ दिखावे का सुधार भी करेंगे, क्योंकि सुधार करने का इनका मेन पर्पज है, जिससे ये कि भारतीय मध्य वर्ग या शिक्षित वर्ग को अपनी तरफ ये कर सके। इसके लिए सबसे पहले कई चरण होते हैं दोस्तों। 1757 से 1813 तक इस दौर में कहा जाता है, ये होता है अहस्तक्षेप की नीति। जब ये लोग शुरुआत में आते हैं, अहस्तक्षेप नीति। उसके बाद 1813 से 1857 तक, फिर उसके बाद 1857 से 1935, ये कई चरण में लोग विकास करते हैं दोस्तों। कांग्रेस जब स्थापना होगी इसके बाद भी ये लोग दिखावे के लिए कुछ भी सुधार करेंगे। जैसे कुछ समाज सुधार कानून बनेंगे। समाज सुधार कानून में जैसे होता है सती प्रथा प्रतिषेध, बाल हत्या और कानून बनाए जाएंगे, हम लोग पढ़ते हैं विस्तार से। इसके बाद ब्रिटिश शिक्षा नीति। ब्रिटिश शिक्षा नीति के माध्यम से दोस्तों ये लोग जैसे आंग्ल प्राश विवाद बिल में आएगा, एक हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आंग्ल प्राश विवाद। इसमें
लॉर्ड मैकाले की फिर शिक्षा नीति, फिर इसके बाद हंटर आयोग, कई इसमें आयोग ही बनेंगे, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ब्रिटिश शिक्षा नीति का फर्क ये होगा दोस्तों, ये लोग शिक्षा का विकास करते हैं कि उससे प्रेस एवं पत्र पत्रिकाओं का विकास भी होता। अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो लोग जागरूक भी होंगे, वो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तो कुछ समय पहले प्रेस का भी प्रचलन चालू हुआ, फिर उसमें पत्र पत्रिकाओं का छपना हुआ। बहुत से आप पत्रिकाएं पढ़ेंगे, जैसे गांधी का नौजवान, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, ये कैसे भूमिका निभाते हैं भारतीय लोग जागरूक करने में। पत्र पत्रिकाओं का भी विकास बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्हीं पढ़े लिखे लोगों का ही कहा जाता है कि एक प्रभाव ये होता है, ये धन निकासी सिद्धांत को समझने लगते हैं। जैसे कभी हमने बताया था, इंग्लैंड पहले कब्जा करता, फिर पैसे या अनाज या सब चीज़ों को यहाँ से धन निकासी होता है। धन निकासी में सबसे पहले सिद्धांत जिसे कहा गया दादा भाई नौरोजी ने दिया, दादा भाई नौरोजी। वैसे कई लोगों ने दिया है, लेकिन दादा भाई नौरोजी सबसे पहले थे। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इंडियंस को ये बताया कि आपका धन इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर जा रहा है। इंडिया का धन लूट करके, जिसको कहा जाए इंडिया का धन बाहर भेज रहा है, उसके बदले में इंडियंस को कुछ नहीं दे रहा है। इसी को धन निकासी सिद्धांत कहा गया। धन निकासी से क्या होता है दोस्तों, अगर भारत का पैसा बिना किसी सामान के बदले वैसे ही लूट घसोट के इंग्लैंड भेजा जाए तो गरीबी बढ़ेगी, अकाल बढ़ेगा, भुखमरी। गरीबी, अकाल, भुखमरी का ये बहुत ही विकृत रूप दोस्तों अंग्रेजों के काल में सामने आया। उड़ीसा या बंगाल अकाल में लगभग 40 लाख लोग मार दिए गए या मर गए। ये कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं प्राकृतिक था, लेकिन मैं इसको प्राकृतिक नहीं मानता दोस्तों। वो लोग, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जैसे एक बार शशि थरूर ने भी ये मामला उठाया था, वो विस्तार से पढ़ेंगे। इसका क्या सबसे बड़ा वो होता था कि अंग्रेज यहाँ से अनाज जो होता था रेल में भर कर इंग्लैंड सीधा पहुँचा देते थे, और यहाँ के लोगों के लिए अनाज बचता ही नहीं था। फिर इसका प्रतिक्रिया भी होना था दोस्तों, हम लोग प्रतिक्रिया भी पढ़ेंगे। भारतीय जन प्रतिक्रिया में यह होगा दोस्तों, सबसे पहले किसान, हमने कहा था जैसे अस्थाई बंदोबस्त या रैयतवाड़ी या महालवाड़ी, किसानों का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ, किसान सबसे पहले उठेंगे। फिर जनजातियों का भी शोषण होता है कई बार, जैसे जनजातियों में हम लोग कूका आंदोलन सुनेंगे, कूका, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा, कई हम लोग इसमें चर्चा करेंगे विस्तार से, ये बहुत लंबा है। इसके बाद श्रमिक आंदोलन भी होगा, क्योंकि ये लोग श्रमिकों के साथ भेदभाव करते थे। और उसके बाद 1857 की क्रांति दोस्तों एक व्यापक रूप में आता है, कई वर्ग इसमें आते हैं। इसमें कहा जाता है सैनिक भी शामिल थे, सैनिक, राजा या रियासतें जो शामिल थी, और जनता भी थी। ये दोस्तों भारत का कहा जाए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। बहुत बड़े लेवल पर यूपी, बिहार या उड़ीसा में, अन्य रीजन में सबसे बड़ा इसका विस्तार देखा जाएगा। इसलिए कुछ लोग इसको 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 1857 की क्रांति की बात की, 1857 की क्रांति अब तक के हुए क्रांतियों में सबसे व्यापक था, लेकिन ये सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि भारत की बहुत सी रियासतें और बहुत से लोग अभी भी अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इसकी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, या कहा जाए कोई केंद्रीय मैकेनिज्म नहीं था जिससे लोग एक दूसरे से मिल के आपस में प्लान बना सके। इसलिए अंग्रेज़ों ने इसको दबा दिया। इससे 1857 क्रांति समाप्त हो जाती है। अब तक हम लोगों ने दोस्तों जो पढ़ा है, जैसे यूरोपियों के आगमन से लेकर के 1857 की क्रांति तक, एक बार 5 मिनट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यूरोपियों का आगमन होता है। यूरोपियों का आगमन में 5 शक्तियाँ आती हैं, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। इसमें से अंग्रेज और फ्रांसीसी का आपस में कर्नाटक युद्ध होता है, आंग्ल फ्रांसीसी, जिसको कहा जाए 3 बार होते हैं। वांडी विवाद में आखिरी दौर में अंग्रेज जीत करके फ्रांसीसियों को पांडिचेरी तक सीमित कर देते हैं और उनकी सत्ता को कमज़ोर कर देते हैं। यहाँ से फिर अंग्रेज इकलौते बचते हैं 5 शक्तियों में। अब अंग्रेज सीधा निशाना भारतीय रियासतों के ऊपर लगाते हैं। उसमें सबसे पहले बंगाल,
बंगाल में बक्सर में बंगाल को हराते हैं। इसके बाद मैसूर, फिर सिंध, फिर पंजाब, फिर अवध, फिर मराठा। ये 6 बड़े राज्य थे जो उनको अंग्रेज़ों ने सहायक संधि पढ़ा ली और हड़प नीति के माध्यम से अपने कब्जे में लिया। एक दोस्तों हमने देखा कि यूरोपियों का आगमन सबसे पहले व्यापार के रूप में हुआ, व्यापारी आए, फिर आपस में युद्ध के रूप में या राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे, फिर इसके बाद भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा किया। अगर इन्होंने बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया दोस्तों, तो ये अपने हिसाब से नीतियाँ भी बनाएंगे, अपने हिसाब से प्रशासनिक नीति बनाते हैं। प्रशासनिक नीति में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है द्वैध शासन। द्वैध शासन के माध्यम से दोस्तों ये लोग उत्तरदायित्व का कर्तव्य या मुगलों पर सौंप देते हैं या कहा जाए नवाबों पर सौंप देते हैं, और खुद पैसे के मामले में जिसको कहा जाए आगे आते हैं। पैसा यहाँ से ये लोग लूटते हैं या अपने पक्ष में ले जाते हैं। इसके बाद देसी रियासतों भी अपने तरफ कर लेते हैं जो बची रहती हैं। उसके बाद इन्होंने सिविल सेवा का विकास किया। सिविल सेवा दोस्तों कहा जाए इनकी स्टील बॉडी थी, इसी के ऊपर अंग्रेजी सत्ता टिकी थी। न्यायिक व्यवस्था का विकास किया इन्होंने। उपनिवेशवाद चरम पर जब पूरे लगभग भारतीय भूभाग पर बना लिया तो इसको उपनिवेशवाद एक कहा जाता गुलाम बना लिया भारत को। उसके बाद इन्होंने अपने तरीके से आर्थिक नीतियाँ बनाई। आर्थिक नीतियों में ये लोग व्यापारिक नीति, औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति, इन तीनों के माध्यम से भारत से बहुत बड़ा लाभ कमाया। लाभ कमाया इन्होंने। लाभ अपने पक्ष में कमाने के लिए कई ऐसे कहा जाए कि अपने तरफ नीतियां बनाएं जिससे इंडियंस को घाटा हुआ, इनको प्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ। भू राजस्व नीतियाँ किसानों से इन्होंने समझौता किया। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये बंदोबस्त इसके अंतर्गत इन्होंने किसानों का शोषण किया। कृषि का वाणिज्यीकरण किया। नकदी फसल जिसमें उन्होंने कहा नील सबसे प्रमुख था, नील की खेती इन्होंने कराई। इन सब चीज़ों से क्या हुआ दोस्तों, इनका व्यापार जो है, व्यापार के लिए एक सामान ढोने के लिए या कहा जाए पोर्ट तक पहुंचाने के लिए रेलवे का विकास किया। रेलवे के विकास से भारत में विद्युतीकरण आया। हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कैसे होता है। ये सेक्शन पहले इन्होंने कब्जा किया भारतीय टेरिटरी पर, फिर अपने हिसाब से नीतियाँ बनाई जिससे इनका आर्थिक उद्देश्य सध सके या मैक्सिमम हो सके। इसके बाद इन्होंने समाज में भी, भारतीय समाज में भी हस्तक्षेप करना कोशिश किया। समाज के अंतर्गत ये ऐसा वर्ग चाहते थे जो दिखने में तो भारतीय लगे लेकिन व्यवहार में अंग्रेज हों, जिससे इसके कई चरण होते हैं, उसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। समाज सुधार कानून भी बनाते हैं जिसमें सती प्रथा निषेध, बाल हत्या निषेध, शिक्षा का विकास इन्होंने अपने हित के लिए किया कि जिससे इन्हें एक क्लर्क अच्छे मिल सके या भारतीय चीज़ों के बारे में जानकार मिल सके। लेकिन शिक्षा का एक प्रभाव भारत पर पॉजिटिव ये रहा कि कुछ शिक्षित वर्ग के लोग पत्रिकाओं और प्रेस में अपना अखबार निकाले, जिसे मिरातुल अखबार हुआ, नौजवान सभा हुआ। कई पत्रिकाओं ने भारतीय लोगों को जागरूक बनाया, और जागरूक बनाने में सबसे बड़ा ये हुआ धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन जब दादा भाई नौरोजी ने किया, तब यहाँ से पता चला भारतीयों को वाकई में शोषण कौन कर रहा। पहले ये तो हम जान ही नहीं पा रहे थे शोषण कौन कर रहा। तो यहाँ सबसे पहले पता चला ये तो अंग्रेज़ों ने हमारे धन को हमसे छीन करके अंग्रेज अपने ब्रिटिश राज में दे रहे हैं। तो यहाँ गरीबी, अकाल, भुखमरी का जो सबसे बड़ा कारण अंग्रेज़ों को माना गया। फिर अंग्रेज़ों के प्रति यहाँ जन प्रतिक्रिया भी होती है। उसमें सबसे पहले किसान आंदोलन होता है, फिर जनजातीय आंदोलन होता है, यह एक कुकी आंदोलन है। इसके बाद फिर श्रमिक आंदोलन भी होते हैं, और बाद में 1857 की क्रांति। ये दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कहा जाएगा, इसके बाद हम भारतीय समाज सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन आगे चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने पिछला पोर्शन नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग भारतीय समाज सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय समाज सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों? क्योंकि अंग्रेज भारतीय समाज की बुराई करते थे, कहते आपके समाज में अमुक बुराइयां हैं, वास्तव में थी उस समय। तब इसलिए हमारे समाज सुधारकों को लगा कि हम पहले अपने धर्म और अपने समाज में सुधार करते हैं। इससे इंस्पायर होकर सबसे पहले हिंदू समाज सुधार में राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, फिर उनके उत्तराधिकारी आते हैं। वो कई
समाज का स्थापना करेंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें स्वामी विवेकानंद का भी नाम आता है, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। इसके अलावा अन्य आंदोलन भी देखेंगे हम लोग। अभी सीमित समय है दोस्तों, अभी मैं एक खाका खींच रहा हूँ। हिंदू समाज सुधार आंदोलन, इसके बाद मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन में सर प्रमुख सर सैयद अहमद खान का नाम आता है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था वहाँ। उसके अलावा मुस्लिम समाज सुधारकों में मोहम्मद इकबाल का भी नाम आता है। इसके बाद सिख धर्म सुधार भी होता है। सिख धर्म सुधार के अंतर्गत अकाली आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, और एक कुकी आंदोलन भी पढ़ेंगे हम लोग, कुका आंदोलन भी पढ़ेंगे। इसके अलावा पारसी सुधार, इसमें दादा भाई नौरोजी जिसको कहा जाए, दादा भाई नौरोजी द्वारा रहनुमाई आंदोलन चलाया जाएगा। और इसके अलावा दलित आंदोलन में भीमराव अम्बेडकर या नायक आंदोलन और पेरियार आंदोलन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे विस्तार रूप में। अभी मैं एक खाका आपके सामने खींच रहा हूँ, भारतीय समाज सुधार आंदोलन जरूरत क्यों पड़ी और भारतीय समाज सुधार के आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या हुए। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन एक बड़ा चैप्टर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का। यहाँ से लगभग 70% क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का कारण अगर कहा जाए, इसके बहुत से कारण हैं दोस्तों। जैसे हमने पिछला पढ़ा अभी पिछले स्लाइड में, वहाँ जैसे कि अंग्रेजों की नीतियाँ जो थी, अंग्रेजों की नीतियाँ, शोषणकारी नीतियाँ जो थी, हम लोग जो पढ़े उसको लिख सकते हैं। इसके बाद सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन से भी लोगों को इंस्पिरेशन मिला, समाज सुधार से भी लोग इंस्पायर हुए, जिससे लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा लिटन हम लोग पढ़ेंगे, वायसराय था, लिटन और रिपन की नीतियाँ, ये लोग हम बाद में जब पढ़ाएंगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक मोटा मोटा आपको बता दे रहे हैं आइडिया। जैसे कारण में तो बहुत, जितनी हमने पिछली चीज़ें पढ़ाई है उसमें पूरा आप कारण भी लिख सकते हैं एक एक करके। इसके बाद आता है कांग्रेस का स्थापना। कांग्रेस की स्थापना से पहले कांग्रेस से पूर्ववर्ती कई संगठन बने थे, जैसे इसमें इंडियन एसोसिएशन जो कहा जाए, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापना की थी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी। कई लोगों ने कई संगठन बनाए थे जैसे आंदोलन के लिए, लेकिन वो व्यापक रूप से इंडिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाई या छोटे लेवल पर थी। लेकिन हाँ, ये पहली बार कांग्रेस के रूप में 1885 में एक स्थापना होता है, जिसको कहा जाए ये पूरे भारत के लोग नॉर्मली इसमें शामिल थे। इसकी स्थापना 1885 में हुई। इसके कौन फर्स्ट, ब्योमकेश चंद्र मुखर्जी जिसको कहा जाता है, वो सबसे पहले इसके अध्यक्ष हुए। ये लोग हम बाद में कहानी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एक खाका देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस की स्थापना में दो होता है, एक उदारवादी चरण होता है, एक उग्रवादी चरण होता है। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक चलता है, उग्रवादी चरण 1905 से 1907 तक चलता है। उदारवादी में हम पहले देखेंगे दोस्तों, ये उदारवादी, ये कहा जाए आज आरोप भी लगता है, ये लोग स्वतंत्र तो अंग्रेजों से नहीं चाहते, अंग्रेजों में उनका भरोसा था, जिसको कहा जाए लोग विरोध नहीं करते थे, लेकिन हाँ मांग करते थे, या क्षमा याचना जिसको कहा जाए, आईएएस में क्वेश्चन भी आया था। इनका प्रार्थना का एक विचार था कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, अंग्रेज हमारे विचारों को मान लेंगे। लेकिन ऐसा इनको आभास हो गया बंगाल विभाजन के समय, जब इन लोगों को आभास हुआ अंग्रेज हमारे भला करने वाले नहीं हैं, तो इनकी जो कहा जाए बागडोर, कांग्रेस का बागडोर उग्रवादी नेताओं ने लिया। इसमें सबसे बड़े जो थे नाम लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल तीन नाम आते हैं, और उसमें अरविंद घोष का भी नाम आता है सर। ये सब जो थे ये उग्रवादी आंदोलन से जुड़े थे। उग्रवादी और उदारवादी में अंतर ये था दोस्तों, उदारवादी जो थे ये अंग्रेजों का विरोध डायरेक्ट ना करके ये उनसे मांग करते थे या प्रार्थना याचना करते थे। उग्रवादी जो है ये लोग विरोध करते थे, डायरेक्ट विरोध करते, जैसे धरना प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार करना, ये सब चीजें
ये लोग डायरेक्ट अंग्रेजों का विरोध करते थे। इससे अंग्रेज, अगर जब बंगाल विभाजन होता है, अंग्रेजों को भंग हो गया, तो इसलिए फिर उग्रवादियों ने अपने हाथ में आंदोलन लिया। यहाँ सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान दोस्तों कांग्रेस उदारवाद और उग्रवाद के बीच में विभाजन हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में कुछ मुद्दों पर लेकर असहमति थी। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का भी इसी समय अंग्रेजों ने गठन किया। यही दौर है दोस्तों, अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ उदारवाद और उग्रवाद के बीच में इन्होंने फूट डलवा दी। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का गठन करते हैं, जो आगे चलकर पाकिस्तान मांग उठाएगा और भारत से पाकिस्तान को अलग करता है। ये सब आंदोलन अंग्रेजों द्वारा स्वदेशी आंदोलन दबा दिए जाते हैं। फिर इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन आता है। क्रांतिकारी आंदोलन में देश के अंतर्गत, देश के अंदर भी चलते हैं, देश के बाहर भी चलते हैं। देश के अंदर जैसे यहाँ कहा जाए महाराष्ट्र रीजन में, महाराष्ट्र, बंगाल में जैसे अनुशीलन समिति हुई, और महाराष्ट्र में सावरकर बंधु, उन्होंने जो कहा जाए अभिनव भारत सभा की स्थापना किया था। विदेशों में जैसे कामागाटा मारू, ये भी प्रकरण आपने सुना होगा। और कई जैसे इंडियन हाउस सतीशन द्वारा स्थापना किया गया था, विदेशों में भी और देश के अंदर। क्रांतिकारी ये फर्स्ट चरण था दोस्तों, ये फर्स्ट चरण क्रांतिकारी का था। दूसरा चरण हम लोग पढ़ेंगे असहयोग के बाद। तो ये हमने देखा क्रांतिकारी आए, उदारवाद जिसको कहा जाए उदारवादी, और उग्रवादी। इन तीनों चरणों को कहा जाए ये सफल नहीं पाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसको कहा जाए व्यापक सफलता नहीं मिली। इसके बाद गांधी का आगमन होता है 1911 में। गांधी का आगमन होता है तो उस समय कहा जाए कांग्रेस तो खैर टूट चुकी थी, क्रांतिकारियों को दबा दिया गया था। गांधी उस दौर में आते हैं जब परिस्थितियां ऐसी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और भारत में कोई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए कोई आंदोलन उसमें खड़ा नहीं हो रहा था। तो उसमें गांधी जी आते हैं। गांधी जी इस कमी को पूरा करते हैं, इस खाली जगह को भरते हैं, क्योंकि इस समय भारत में एक्टिव कोई भी आंदोलन नहीं थे। परिस्थितियां ऐसी थी कि गांधी का आगमन जब होता है कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चलता। और फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसमें खैर गांधी ने सपोर्ट भी किया था अंग्रेजों का, सार्जेंट कहा गया था, भर्ती करने वाला एजेंट कहा गया था गांधी जी को। यह क्वेश्चन भी आया है इसमें। अब गांधी के सामने परिस्थितियां आई थी कि इस समय राष्ट्रीय आंदोलन कोई चल नहीं रहा था, और दूसरी तरफ गांधी ने कई विचार और रणनीति के माध्यम से भी काम किया। हम लोग पढ़ेंगे जैसे सत्य, अहिंसा, वर्ग समन्वय, सर्वोदय की अवधारणा, ये सब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। एवं इसकी रणनीति क्या थी, एक्टिव, पैसिव या सक्रिय एंड निष्क्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय दौर इनके आंदोलन क्या होता है, तो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। गांधी क्या रणनीति। अब गांधी जी पहला आंदोलन जो चलाते हैं, उनका सबसे पहले आंदोलन से लेकर आखिरी आंदोलन तक हम लोग पढ़ेंगे। ये अब तक का इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन हमेशा बनते हैं दोस्तों, इसलिए हम एक एक करके उसका क्रोनोलॉजी के हिसाब से लिखे हैं। आप इसको इसी रूप में नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया। चंपारण सत्याग्रह, जिसे चंपारण एक बिहार में स्थान है, ये नील आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को सफलता मिलती है। उसके बाद ये अहमदाबाद मिल में भी एक विवाद होता, वहाँ भी इन्होंने आंदोलन चलाया, वहाँ भी सफलता मिली। खेड़ा में किसानों के लिए ये भी था, क्योंकि वहाँ कहा जाता है फसल नष्ट हो गई थी, किसानों के लिए ये भी आंदोलन था। ये तीनों आंदोलन में गांधी जी की सफलता ने ये डिसाइड कर दिया गांधी जी अब एक बड़ा आंदोलन लीड कर सकते हैं। तो उसके बाद सबसे बड़ा जो कहा जाता है पूरे भारत में व्यापक रोलेट एक्ट जब आया, उसका विरोध हुआ। रोलेट एक्ट के विरोध के लिए एक आंदोलन चलाया गांधी जी ने। रोलेट एक्ट का विरोध का आंदोलन पूरे भारत में गांधी को प्रसिद्धि दिला दिया। पहले पूरे भारत में गांधी ने कोई आंदोलन नहीं चलाया, जैसे ये बिहार तक सीमित रहा, अहमदाबाद मिल अहमदाबाद तक, खेड़ा जो है ये भी गुजरात तक ही सीमित था। लेकिन रोलेट एक्ट ऐसा एक आंदोलन हुआ दोस्तों, इससे इनकी पॉपुलैरिटी पूरे भारत में हो गई। रोलेट एक्ट के बाद गांधी ने खलीफा आंदोलन भारत में
उससे जुड़ने का प्रयास किया, क्योंकि खलीफा ये तो तुर्की का था आंदोलन, उससे जुड़ने का प्रयास किया, खलीफा आंदोलन में भाग लिया, उसको लीड किया। फिर इसके बाद वहाँ से असहयोग आंदोलन चालू होता है। असहयोग आंदोलन चालू होने के बाद चौरा चौरी घटना जिसे हम लोग सुनते हैं, चौरा चौरी घटना होने के बाद गांधी जी आंदोलन को वापस लेते हैं। वापस लेने पर कांग्रेस के बहुत से लोग नाराज होते हैं, इसमें सुभाष चंद्र बोस भी नाराजगी अपनी जाहिर करते हैं। लेकिन गांधी जी ने ये वापस क्यों लिया वो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, क्या है कैसे है। उसके बाद इस असहयोग आंदोलन वापसी से कुछ लोग कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, जिसमें कहा जाए कि विठल भाई और कई लोगों के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना होती। कांग्रेस से हट करके, कांग्रेस से यहाँ लोग निकल करके स्वराज पार्टी की स्थापना करते। स्वराज पार्टी की स्थापना करने के बाद कांग्रेस का फिर से एक लाहौर अधिवेशन, ये हमने अब तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं लिखा दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित, क्योंकि अब तक हम देखते आए दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हमने, जैसे कहा जाए उदारवादियों तो खैर स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं था, उग्रवादियों में भी कोई निश्चित प्लान नहीं था, लेकिन कहा जाए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये सबसे इम्पोर्टेंट घटना थी, पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पॉपुलर रूप में नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है। गांधी जी ने इसको लीड किया था। इस समय अंग्रेजों ने भारत को बराबरी का दर्जा दिया, गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराया। उसमें फर्स्ट में खैर कांग्रेस भाग नहीं ली, सेकंड में गई थी, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। इसके बाद जब गोलमेज सम्मेलन होता फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद में 1935 आता, 1935 में प्रांतीय सरकारों का गठन होता है। प्रांतीय सरकारों में कांग्रेस, मुस्लिम लीग कई, लेकिन यहाँ कहा जाता है कांग्रेस का पूरे भारत पर लगभग 90% सीटों पर विजय प्राप्त की थी, वहाँ कांग्रेस का दबदबा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में कहा जाता है अंग्रेजों ने बिना भारतीयों के सहमति से भारतीयों को उसमें शामिल कर दिया कहा जाए। तो भारतीयों ने पहले तो जब यहाँ गांधी जी आए उन्होंने कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर शामिल होते तो हमें आज़ादी दी जाएगी या कुछ ऐसा, लेकिन उन्होंने, अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाद में ये सब आप देख ही रहे क्या क्या रोलेट एक्ट लाए, फिर कितने आंदोलन चले। सेकेंड में भारतीयों ने सीधा मना कर दिया, ना एक पाई ना एक भाई। इसलिए कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर जबरदस्ती अपने आप शामिल कर दिया अंग्रेजों ने, तो यहाँ से प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद भारतीय, जिसे कहा जाए कांग्रेस की उसमें सरकार थी, कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सरकार से किनारा काट लिया। अब इस समय अंग्रेज जो थे, मुस्लिम लीग हमने जिसे पढ़ा था, मुस्लिम लीग को अपने तरफ करने के लिए जिन्ना से बातचीत बढ़ाते हैं। जिन्ना से बातचीत के अंतर्गत इसमें 1940 में जिन्ना को एश्योरेंस दिलाया गया कि आपको हम पाकिस्तान देंगे, आप हमारा सपोर्ट करिए सेकेंड वर्ल्ड वार में। इसी समय जिन्ना ने पाकिस्तान की भी मांग उठाई, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही अमेरिका ने यूरोप पर या इंग्लैंड पर दबाव डाला, भारत को अपने पास शामिल कीजिए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कई प्रस्ताव भेजे, जिसमें से अगस्त प्रस्ताव था, इसमें बात नहीं बन पाई। फिर कृष्ण मिशन आया, इसमें भी बात नहीं बन पाती, इसको मना कर दिया जाता है भारतीय या कांग्रेस के द्वारा। अब भारत एक बहुत बड़े लेवल की तैयारी, जिसको कहा है भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के लिए खड़ा कर रही थी। इसको भारत में जैसे कहा जाए कि पूरे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, शुरू में तो नहीं था, लेकिन बाद में गांधी जी ने अपनी जिद ठान ली तो इस पे साथ शामिल होना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में कहा जाता है इस दौर में अंग्रेज इतना बड़ा विरोध अब तक कभी झेले नहीं थे। इसको कहा जाए, यहाँ गांधी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो।
करो या मरो का नारा दिया था, जिसे हम लोग अब तक गांधी जी को अहिंसावादी मानते, लेकिन यहाँ उनका एक अलग रंग आपको दिखेगा। करो या मरो का नारा दिया। फिर इसके बाद अंग्रेजों का आभास हो गया हमारी सत्ता बहुत दिन तक इंडिया में नहीं रहने वाली है। फिर उन्होंने बेबल प्लान बनाया, बेबल योजना भी असफल होती है। फिर उन्होंने साइमन कमीशन भेजा। साइमन कमीशन अब तक के योजनाओं में सबसे अच्छी योजना मानी जाती है। 1946 में साइमन कमीशन आता है भारत। उसने संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा ने ही अंतरिम सरकार बनाई इंडिया में 1946 में। अंतरिम सरकार, संविधान सभा वही दोस्तों जो हमारा संविधान आज चल रहा है, इसी संविधान सभा से बना है। संविधान सभा, फिर अंतरिम सरकार का गठन होता है। यहाँ से खैर मुस्लिम लीग भी शामिल थी सरकार में, लेकिन मुस्लिम लीग ने अपना अलग ही राह गलापना चालू किया, जिससे वो सरकार के साथ सहयोग नहीं करती थी। इसलिए उनको कहा जाए कि सरकार से बाहर कर दिया गया, या कहा जाए कि बाद में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन प्लान 1946 में, इसको कहा जाए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मुस्लिम लीग ने मनाया कि हम लोग लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, ये नारा भी दिया। तो उस समय से सांप्रदायिकता और बढ़ने लगी, चरम पर हो गई। और दूसरी तरफ इंग्लैंड की सरकार स्वतंत्रता देने घोषणा कर दी कि हम भारत को 1947 तक आज़ाद कर देंगे, उससे पहले ही आज़ाद कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी सांप्रदायिकता में आज़ादी कैसे और किसे दी जाए। तो उस समय माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना में भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन में बांटने का निर्णय लिया गया। इसके आधार पर भारत को स्वतंत्रता तो दिया जाता है, लेकिन उसका विभाजन भी हो जाता है दोस्तों, ये दुखद है। और उसके बाद स्वतंत्रता मिलने के बाद देशी रियासतों का एकीकरण बहुत बड़ा मुद्दा होता है भारतीय के सामने, क्योंकि उस समय 563 रियासतें थी दोस्तों। 563 रियासतें, मतलब 563 रियासतें अगर आज होती तो ये 563 देश होते। लेकिन इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाए, इसको कहा जाता है लौह पुरुष, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे भारतीय रियासतों का एकीकरण हुआ। हम लोग उसको विस्तार से पढ़ेंगे। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। ये दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का एक खाका था, हमने जैसे पिछले स्लाइड में बताया। इसके बाद ये पूरा जिसको कहा जाए एक बीम तैयार हो गई मॉडर्न हिस्ट्री की। अब हम लोग आगे बिल्डिंग बनाएंगे। इसके लिए जैसे इसमें भारतीय समाज सुधार आंदोलन से लेकर के यहाँ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तक, उम्मीद करते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।